हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल TSW बाय नवेद। मैं हूं नवेद। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वरना कहीं ऐसा ना हो आपके सारे फ्रेंड्स पिकनिक पे जाएं, आपको भी साथ में ले जाएं और वहाँ पे आपसे ज़बरदस्ती लुंगी डांस कराएं। तो फ्रेंड्स, चलो आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसकी शुरुआत हम रिसोर्स से करते हैं। फ्रेंड्स, हर वो चीज़ जो नेचर में पाई जाती है और हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, रिसोर्स कहलाती है। फिर फ्रेंड्स, इसके लिए 3 क्राइटेरिया और भी हैं, जैसे उसका यूज़ करना हमारे लिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी उसको यूज़ करें तो इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी हो। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब ये होता है कि उसका यूज़ करना हमारे लिए सस्ता हो, महंगा ना हो। फिर फ्रेंड्स, वो हमारे लिए कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल में ज़्यादातर चीज़ें वो आती हैं जो किसी को नुकसान ना पहुंचाती हो। फिर फ्रेंड्स, जो इन क्राइटेरियाज़ को पूरा करेगी और नेचर में मिलती हो, ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती हो, वो रिसोर्स कहलाएगी। फिर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो रिसोर्स होते हैं वो नेचर के फ्री गिफ्ट हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। नेचर में पाई जाने वाली चीज़ों को ह्यूमन बीइंग अपनी टेक्नोलॉजी लगा के उसको रिसोर्स बना देता है। ह्यूमन बीइंग नेचर में पाई जाने वाली चीज़ों के साथ टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंटरेक्शन करता है और उसको रिसोर्स बना देता है। फिर इंस्टीट्यूशन की फाउंडेशन रखता है, जिससे उसका यूज़ हम ज़्यादा जल्दी और तेज़ी के साथ कर पाएँ। इस पूरी प्रोसेस में फ्रेंड्स, हमारी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें हमारे रिसोर्स कितने तरह के होते हैं, तो ये अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो इसके क्लासिफिकेशन को हम पढ़ लेते हैं। पहले नंबर पे इसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इस बेस पे फ्रेंड्स, हमारे जो रिसोर्सेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बायोटिक रिसोर्सेस, दूसरे होते हैं अबायोटिक रिसोर्सेस। बायोटिक रिसोर्सेस में फ्रेंड्स वो रिसोर्सेस आते हैं जिसमें जान होती है या जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग। फिर फ्रेंड्स, अगर बात करें अबायोटिक रिसोर्स की, तो इसमें वो रिसोर्स आते हैं जिसमें जान नहीं होती है या जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे वाटर, लैंड, सनशाइन एक्सेट्रा। फिर फ्रेंड्स, अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की, तो इस बेस पर भी हमारे रिसोर्स 2 तरह के होते हैं। पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेस, दूसरे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस में फ्रेंड्स वो रिसोर्स आते हैं जिसका यूज़ बिना उसके ख़त्म हुए हम लॉन्ग टाइम तक करते रहें, जैसे विंड एंड सोलर एनर्जी। इसका यूज़ हम लॉन्ग टाइम तक बिना इसके ख़त्म हुए कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, दूसरा इसमें आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ऐसे रिसोर्सेस जिसका यूज़ हम लॉन्ग टाइम तक बिना उसके ख़त्म हुए नहीं कर सकें, उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। ये रिसोर्सेस फ्रेंड्स जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो उनमें पेट्रोलियम, कोल एक्सेट्रा आते हैं। फिर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप की, तो फ्रेंड्स इसमें भी हमारे रिसोर्सेस 4 तरह के होते हैं। पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेस, दूसरा कम्युनिटी रिसोर्सेस, तीसरा नेशनल रिसोर्सेस, चौथा हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेस। फिर फ्रेंड्स, अगर बात करें इंडिविजुअल रिसोर्सेस की, तो इसमें वो रिसोर्स आते हैं जिसमें किसी खास एक इंडिविजुअल की ऑनरशिप हो, जैसे पेन,
कॉपी, हाउस, कार, ट्रक एक्सेट्रा। फिर फ्रेंड्स कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जिस पे किसी खास एक इंडिविजुअल की अथॉरिटी ना होकर पूरी कम्युनिटी की अथॉरिटी होती है, उसको हम कम्युनिटी रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे प्लेग्राउंड, पिकनिक स्पॉट, ग्रेजिंग ग्राउंड एक्सेट्रा। फिर फ्रेंड्स कंट्री में पाए जाने वाले जितने भी रिसोर्स होते हैं उन सबको हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं। टेक्निकली इंडिविजुअल और कम्युनिटी ये दोनों रिसोर्स भी नेशनल रिसोर्स में आते हैं, क्योंकि हमारी सरकार को लोगों के रिसोर्स को लेने की लीगल अथॉरिटी होती है लोगों के भले के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स कंट्री में जितने भी फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ ये सब होता है, ये भी सब नेशनल रिसोर्सेस में ही आता है। इसके अलावा कंट्रीज़ की जो कोस्ट लाइन होती है उसके 12 नॉटिकल माइल के अंदर तक जितना ओशन या सी का एरिया होता है वो भी नेशनल रिसोर्सेस में आता है। फिर फ्रेंड्स अगर बात करें इंटरनेशनल रिसोर्सेस की, तो ये किसी भी कंट्री की कोस्ट लाइन के 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो एरिया होता है उसको हम इंटरनेशनल रिसोर्सेस में रखते हैं। इसमें किसी कंट्री को अगर इस रिसोर्स को यूज़ करना होता है, इंटरनेशनल रिसोर्स को, तो उसको पहले इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ से परमिशन लेनी पड़ती है, अदरवाइज़ उसका वो यूज़ नहीं कर सकता। फिर फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो इसमें भी हमारे रिसोर्सेस 4 तरह के होते हैं। पहला रिसोर्स जो होता है वो पोटेंशियल रिसोर्स है, दूसरा होता है डेवलप्ड रिसोर्स, तीसरा होता है स्टॉक रिसोर्स और चौथा होता है रिजर्व रिसोर्स। तो फ्रेंड्स एक एक करके सबकी बात हम कर लेते हैं। ऐसे रिसोर्स, पहले बात करते हैं इसमें हम पोटेंशियल रिसोर्सेस की। ऐसे रिसोर्स जिसका पोटेंशियल तो है यूज़ करने का, यानी वो हमारे पास हैं और उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और उसका हम यूज़ भी कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारे गुजरात और राजस्थान में बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, तो वहाँ पे विंड एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्कोप है। इसके साथ ही फ्रेंड्स गुजरात और राजस्थान में सनशाइन भी बहुत ज़्यादा होती है, तो अब वहाँ पे सोलर एनर्जी का भी बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन फ्रेंड इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगने की वजह से वहाँ पे इसका यूज़ हम नहीं करते, तो ये हमारे पोटेंशियल रिसोर्स में आते हैं। फिर फ्रेंड्स अगर बात करें डेवलप्ड रिसोर्सेज की, तो ऐसे रिसोर्स जिसका सर्वे भी किया। फ्रेंड्स जैसा कि हम बात कर चुके हैं, कुछ लोगों को लगता है कि रिसोर्सेज हमारे नेचर का फ्री गिफ्ट है और जितना मन करे उतना इसका यूज़ कर लो। फ्रेंड्स आपने देखा भी होगा विलेज में जब लोग खेत में पानी लगाने के लिए जाते हैं तो घर से मोबाइल को फुल चार्ज करके ले जाते हैं और वहाँ पे जाके मोटर ऑन कर देते हैं और मोबाइल पे लग जाते हैं। इधर ये मोबाइल पे लगे हुए काचा बादाम बेच रहे होते हैं और उधर पानी पड़ोसी के खेत में धर्राटे काट रहा होता है। इनका मोटर तब तक बंद नहीं होता है जब तक पड़ोसी डंडा लेके ना आ जाए। तो फ्रेंड्स हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स हमारा जो रिसोर्सेस है उसको ओवर यूज़ करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। यहाँ हमने उन प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज किया है 3 कैटेगरी में। सबसे पहले क्या होता है कि रिसोर्सेज का अगर हम ओवर यूज़ करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो जाएगा, यानी हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फिर फ्रेंड्स अगर हम रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स कुछ लोगों के ही हाथ में आ जाएं। जैसे फ्रेंड्स अगर रिसोर्सेज की यूज़ करने की बात करें तो ज़्यादा रिसोर्स कौन कर लेगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा यूज़ वो कर पाएगा जिसके पास ज़्यादा मनी है, और मनी किसके पास होगा, रिच पर्सनस के पास। तो रिच पर्सन के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और जो हमारे पुअर पर्सन होते हैं उनके पास रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इससे हमारी सोसाइटी 2 ग्रुप में कैटेगराइज हो जाती है, एक हैव और एक हैव नॉट, यानी अमीर और गरीब। फिर फ्रेंड्स हमारे रिसोर्सेज के ओवर यूज़ करने की वजह से बहुत सारी हमारी ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन। फ्रेंड्स ये इतनी भयानक समस्याएं हमारे लिए, अगर इनके ऊपर काबू नहीं पाया गया तो हमारे अर्थ से लाइफ
एग्जॉस्ट हो जाएगी, यहाँ पे लाइफ बचेगी ही नहीं। फिर फ्रेंड्स अब सवाल उठता है कि इन सबको मैनेज कैसे किया जाए, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, साथ ही इन प्रॉब्लम से भी हमको लड़ना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स एक टर्म यूज़ किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। फ्रेंड्स इसमें कहा जाता है कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करेंगे जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी डैमेज ना हो और साथ ही हम रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के भी रखेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए 1992 में ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरो में एक अर्थ समिट हुई, जो वर्ल्ड की फर्स्ट अर्थ समिट थी। अब फ्रेंड्स अब क्वेश्चन उठता है ये क्यों हुई, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमको देखना था कि वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनसे हमें लड़ना भी है, साथ ही साथ हमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है। तो इसके लिए ये समिट हुई। फिर फ्रेंड्स इसका रिज़ल्ट की अब बात करें तो इसका रिज़ल्ट ये निकला, जितनी भी कंट्रीज़ थी उन सब ने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को माना, यानी कि वो अपने यहाँ के जो फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करेंगी, और साथ ही साथ सब ने एजेंडा 21 को भी माना। अब फ्रेंड्स ये एजेंडा 21 क्या था? फ्रेंड्स ये एजेंडा 21 में मैन मेड जो प्रॉब्लम थी उनकी बात की गई थी, साथ ही साथ उनके सॉल्यूशन पर भी बात की गई थी। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।